फिजिक्स पोर्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 7. लेट मी डिस्कस फिजिक्स पोर्शन. आपके लिए हमारा पहला क्वेश्चन है 127. कहते हैं कि अगर कूलम लॉ 127 के क्वेश्चन का आइडिया का मतलब है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर. फरमा रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज को भी डबल कर दो और आप डिस्टेंस बिटवीन चार्ज को भी डबल कर दो तो परसेंट चेंज इन फोर्स क्या होगा. याद रखिएगा, परसेंट चेंज इन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल या चेंज इन फोर्स डिवाइड बाय इनिशियल फोर्स. द चेंज इन फोर्स डिवाइड बाय इनिशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100. ये परसेंट चेंज का सिंपल फार्मूला है. अब आप देखिए, इनिशियल फोर्स F है, यानी बिना चेंज के, अभी हमने कोई चेंज नहीं किया तो जो फोर्स है वो इनिशियल है. अभी कुछ चेंज नहीं हुआ तो इट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ फोर्स. अब फाइनल फोर्स की तरफ जाते हैं. देखो, इक्वल की जगह इक्वल, जब आप प्रोडक्ट को डबल करो तो ऊपर 2 आ जाएगा और 2 के Q1 Q2 अपनी जगह पर. जब आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो 2r स्क्वेयर, लेकिन स्क्वेयर इसको 4 बना देगा, जानते हो ना. सो डियर स्टूडेंट, नीचे ये क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा. इट मीन के जो फाइनल फोर्स है, देखो 1/2 हुआ और 1/2 मीन हाफ. इसका मतलब है कि अगर इनिशियल फोर्स F है तो फाइनल फोर्स हाफ हो जाएगा, F/2 हो जाएगा. अब बताओ चेंज कितना आया, यानी इनिशियल और फाइनल में चेंज कितना है. तो चेंज इन फोर्स इज F माइनस F/2. इट इज F/2. वैल्यू इधर पुट करें, शाबाश. द चेंज इन फोर्स इज F/2 एंड द इनिशियल फोर्स इज F मल्टीप्लाई बाय 100. सो देयरफॉर ये 2 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. F/2 F मल्टीप्लाई बाय 100. F कैंसल एंड द आंसर इज 50%. So the change in force will be 50%. करेक्ट ऑप्शन डी है. हमारे लिए अगला क्वेश्चन है 128. 128 फरमाता है कि अगर एक कैपेसिटर है, द आइडिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 138 इज कि अगर एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में वोल्टेज की वैल्यू है 100 वोल्ट. इफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 100 वोल्ट while the capacitance is 10 microfarad, what will be the charge stored? तो बताओ चार्ज स्टोर क्या होगा. फार्मूला आप जानते हो, Q इज इक्वल टू CV. तो चार्ज इज इक्वल टू C की जगह 10, लेकिन माइक्रो नहीं भूलिएगा. माइक्रो रिप्रेजेंट 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 100. तो चार्ज इज इक्वल टू ये 10 का पावर 1 और 10 का पावर 2, ये 2 और 1 क्या हो जाएंगे 3. तो 10 का पावर +3, 10 का पावर -6. द ओवरऑल वैल्यू विल बी 10⁻³ कूलम. ज्यादातर स्टूडेंट माइक्रो में लेंगे, माइक्रो आपने ऑलरेडी पुट कर दिया है. द करेक्ट ऑप्शन इज 10⁻³ कूलम और करेक्ट ऑप्शन सी है. हमारा अगला क्वेश्चन है 129. फरमा रहा है कि आपको चार्जेस दिए हैं. यू समझ लो कि यहाँ डबल पॉजिटिव और यहाँ डबल नेगेटिव, यानी चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट. चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट. द चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट डियर स्टूडेंट. और बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट दिया है A. बताओ कि इस मोहतरम पॉइंट पर नेट वोल्टेज क्या होगा और यहाँ नेट इंटेंसिटी क्या होगी. मुझे बताएं शाबाश, इंटेंसिटी का डिसीजन किस चीज से करते हो. हाउ यू डिसाइड इंटेंसिटी. शाबाश. What is the judgment parameter of intensity? आपको पता होना चाहिए कि सर इंटेंसिटी का पता इस चीज से लगाते हैं. What is the judgment parameter of potential? पोटेंशियल का पता किस चीज से लगाते हैं. चलो मैं आपको क्लू देता हूं. दोनों का ताल्लुक टेस्ट चार्ज से है. दोनों का ताल्लुक टेस्ट चार्ज से है. शाबाश. दोनों का ताल्लुक टेस्ट चार्ज से है. तो सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट पर आपने नेट इंटेंसिटी और वोल्टेज मालूम करना हो वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दो. अगर टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स 0 तो नेट इंटेंसिटी 0, और अगर नेट फोर्स नॉन 0 तो नेट इंटेंसिटी भी नॉन 0. अब मैं पहले फोर्स देखता हूं.
क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा? यस या नो? यस। क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा? क्या कभी सेम डायरेक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? इट मीन के यहाँ टेस्ट चार्ज पर फोर्स जीरो और टेस्ट चार्ज पर फोर्स नॉन जीरो, तो इंटेंसिटी नॉन जीरो। तो इस कैटेगरी में यहाँ जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? नॉन जीरो। आप मेरी बात समझ गए हो? अब बताओ शाबाश, नेट वोल्टेज का पता किस चीज से चलता है? वर्क से चलता है। किस चीज से चलता है? वर्क से। अब कैसे? मैं साबित करने वाला हूं। अगर मैं ये टेस्ट चार्ज यहाँ कंसिडर करूं, आप प्लीज मेरा साथ दें, और मैं इसको इस चार्ज तक ले आऊं, तो दिस वर्क विल बी नेगेटिव। दिस वर्क विल बी, क्योंकि हम इस चार्ज के फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लेके आऊं, तो दिस वर्क विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये फोर्स के सेम डायरेक्शन में। यहाँ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन के इस मिड पॉइंट से नेटवर्क क्या रहा है? जीरो, क्योंकि एक तरफ जितना नेगेटिव वर्क होगा दूसरी तरफ उतना पॉजिटिव वर्क। So work, the net work done on the test charge at the mid is zero and net work is zero, तो potential is zero। समझ आ गई है? मैंने आपको जी 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 देने दी वर्कड़ी सेंटर किने दे हम आता खुदा सहकारी लेकर जी सेंटर के दे मुसलमाना दवगोरा डायग्राम के दासी लिखली दी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। यहाँ पॉइंट ए लिया है और यहाँ आर लिखा है, यहाँ भी आर लिखा है, लेकिन ये वाला लाइन भूल गए हैं, बट लिखा तो आर है ना। ये आर डिस्टेंस है, मतलब ये है कि इस पॉइंट का इस चार्ज से जितना डिस्टेंस है आर, इसका इधर से भी डिस्टेंस आर है। नजर आया? समझ गए हो? आर मेंशन है, यही आर मेंशन है, विनदे मेंशन आर मेंशन है। कोई मसला है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब 113 जी, नहीं समझा हूं मैं, फिर से बताओ। 128 तो क्या आता है? ना करो तो फिर क्या आता है? मैं चेक कर लेता हूं, अगर आता है तो ठीक आता होगा, आप सही फरमाओगे। तो फिर कौन सा ऑप्शन आता है प्लीज? बी ऑप्शन आता है। सॉल्व कर लेता हूं, अगर होगा तो ठीक होगा, आप सही कहोगे, मैंने तो सॉल्व नहीं किया। मैं देख रहा हूं जनाब कि Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू, ये कितना है शाबाश? 10 माइक्रोफेराड, और ये कितना है? 100। तो Q इज इक्वल टू 10 का पावर 3 माइक्रोकूलम। ये ठीक है जनाब, सही कह रहे हो, ये बिल्कुल ऑप्शन 20 में सही है। लेकिन ये -3 कर दो, इसे -3 कर दो। मैंने खुद नहीं किया स्टूडेंट, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने ऑप्शन बी ट्राई नहीं किया, मैंने ऑप्शन सी के लिए इसको मॉडिफाई किया था, मेरा ध्यान नहीं है। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता कि मैंने खुद माइनस नहीं लगाया या वहां नहीं रहा, ये मुझे नहीं पता। ओरिजिनल ऑप्शन बी मुझे याद नहीं है, समझ आई? लेकिन चाहिए ये था, द क्वेश्चन वॉज मेड फॉर ऑप्शन सी, बनाया गया था सी के लिए, तो मैंने इसको मॉडिफाई नहीं किया। लेकिन इसमें मामूली सा चेंज जरूर होगा, इसको -3 कर दो, यानी -3 माइक्रो, और ये चीजों में फर्क होगा। बट यू डिटेक्टेड वेल, आप अच्छा बोल रहे हो। बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, जिसने बी ठीक किया समझो ठीक है, और जिसने सी ठीक किया समझो ठीक है। समझ आ गई है? बाकी ये -3 कर दो, क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। इसी मामूली चेंजेस से ऑप्शन चेंज किए थे, दोनों कैसे माइनस रह गया है। 130 डे स्टूडेंट, 130 पे बात करते हैं, और हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अ 3 मीटर कंडक्टिंग वायर इज कन्वर्टेड इनटू 2 पीसेस। देखो ये एक वायर है और इसका टोटल लेंथ है 3 मीटर मोहतरमो। फिर आप इसको 2 टुकड़े कर दो, और यहाँ 2 टुकड़े कर दो कि एक टुकड़ा 2 मीटर रह गया और एक टुकड़ा 1 मीटर रह गया। बताओ कि कौन सा ऑप्शन ठीक है? नजर डालें, ऑप्शन में रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड। तो अगर एक का लेंथ डबल है, एक का लेंथ हाफ है, लेकिन टुकड़े तो एक ही वायर के हैं, अगर एक ही वायर का है तो नेचर सेम है, और अगर नेचर सेम है तो टुकड़े नंबर 1 की रेजिस्टिविटी सेकंड पार्ट की रेजिस्टिविटी के बराबर होंगी। समझ आ गई है ना? इजी है, यह मुश्किल नहीं है, और हमारा पहला ऑप्शन ही ठीक है, ऑप्शन ए। लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 131। वी हैव 4 कंडक्टर्स, सईदा, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। यानी एक कंडक्टर एल्यूमिनियम का है, एक कॉपर का है, एक जिंक का है, और एक आयरन। आयरन Fe से होता है जिन्होंने Fe, अच्छा।
एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन, ये 4 कंडक्टर्स हैं। इनका फिजिकल स्टेट सेम है, यानी लेंथ भी सेम, एरिया भी सेम, इनका टेम्परेचर भी सेम है। तो बताओ इनके लिए रेजिस्टेंस का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो आप कहोगे सर रेजिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और आपने कहा कि इन चारों का टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर से तो रेजिस्टेंस सेम आ रहा है। ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये एरिया पे डिपेंड करता है, और आपने कहा कि फिजिकल स्टेट सेम है, यानी एरिया और लेंथ सेम है। इट मीन्स के इन तीनों की मदद से रेजिस्टेंस तीनों का क्या होना चाहिए? चारों का सेम। लेकिन आपने नेचर अलग अलग दिए हैं, और रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर। तो अगर बाकी तीनों फैक्टर सेम भी हो जाए और नेचर चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हिंस R1 इज नॉट इक्वल टू R2, इज नॉट इक्वल टू R3, इज नॉट इक्वल टू R। इनमें से कोई भी दो रेजिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज इनके नेचर एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। शाबाश है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी ठीक है। R1 इज नॉट इक्वल टू R2, इज नॉट इक्वल टू R3, इज नॉट इक्वल टू R4। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर, टेम्परेचर भी सेम लिया गया है, और फिजिकल स्टेट मीन लेंथ और एरिया, बट नेचर डिफरेंट है, तो रेजिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। 131 फॉर यू। लेट मी एक्सप्लोर 131। वी हैव 4 कंडक्टर्स में, ये तो हो गया। 132 132 आपके लिए एक ट्रांसफार्मर है, होगा इज यूज टू डिक्रीज अल्टरनेटिंग करंट एंड इंक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एक ट्रांसफार्मर है जो करंट को क्या कर रहा है? डिक्रीज, लेकिन वोल्टेज को क्या कर रहा है? और जो करंट को डिक्रीज और वोल्टेज को इंक्रीज करे वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, और स्टेप अप में सेकेंडरी टर्न्स ग्रेटर देन प्राइमरी टर्न्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक देखना। 133 फॉर यू। 133 induced EMF always oppose its cause. This statement is Ampere's law. हाँ हाँ ठीक ना, गलत में हुई। लेंज लॉ है और ऑप्शन सी है। 134 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू अ 3 टर्न कॉइल फ्रॉम 100 to 200। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स 100 से कितना हुआ? 200। इट मीन के आपने चेंज इन फ्लक्स लेना होगा कितना? 100। चेंज 100 आया। अच्छा जनाब आला, टाइम 0.5 है और नंबर ऑफ टर्न्स 3 है, तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा हुआ? n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। मेरे ख्याल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का ही पूछ रहे हैं या चेंज इन फ्लक्स का पूछ रहे हैं? मैग्नेटिक, ठीक है ठीक है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो इसमें पुट करें 300 डिवाइड बाय 0.5 एंड द आंसर इज 600 वोल्ट, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 135 ऑन बोर्ड। अच्छा, मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये एक कॉइल है, कंडक्टिंग लूप है, और इस कॉइल में इस साइड को ए कहा, इसको बी कहा। अ मैग्नेट इज देयर विद नॉर्थ पोल अप्रोचिंग टुवर्ड्स द कॉइल। ये डायग्राम देखकर बताओ, ये सिचुएशन देखकर बताओ कि ये साइड में कौन सा पोल बनेगा। आप कहो सर जब आप नॉर्थ पोल को करीब लाओगे तो लेंस फरमाता है अपोजिशन होगा। अपोजिशन तब होगा कि नॉर्थ के करीब आने के सामने क्या बने? ये नॉर्थ बने और ये साउथ बने, क्योंकि लेंस क्या कहता है? इंडक्शन विल अपोज द प्रोसेस। तो यहाँ नॉर्थ का बनना जरूरी है। तो ऑप्शन में ढूंढे, अगर ए नॉर्थ लिखा हो ठीक है, अगर बी साउथ लिखा हो ठीक है, तो एक एक ऑप्शन बनाते हैं। बी नॉर्थ गलत है, ए साउथ गलत है, ए नॉर्थ ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रूल्स के मुताबिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है द सेकेंड क्वेश्चन 136। द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 136 क्या फरमाता है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज। सही था। मैग्नेटिक फील्ड इस पेज के अंदर है, इस व्हाइट बोर्ड के अंदर है। देखो मैं इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बना रहा हूं, और ये मार्कर देखें, ये मार्कर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर जा रहा है। तो मार्कर इज मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा है। बताओ कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्लेक्शन करेगा? राइट हैंड रूल। ये वाला वेलोसिटी, मोशन ऑफ चार्ज, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिफ्लेक्शन। तो देख लो डियर स्टूडेंट, ये फिंगर देखें, ये
इलेक्ट्रॉन के मोशन की तरफ रखा। अब ये फिंगर इलेक्ट्रॉन का मोशन, मैं इसको मूव करूंगा इनवर्ड क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। फोर फिंगर मोशन ऑफ चार्ज, मिड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, द थंब शो डिफ्लेक्शन। तो यहां आ रहा है कि किस तरफ जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा, बट हम क्या लेंगे, हम नॉर्थ लेंगे क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज हमेशा रूल के अपोजिट आंसर देता है। आपने पढ़ा है ना, नेगेटिव चार्ज हमेशा रूल के अपोजिट, स्टैंडर्ड रूल के अपोजिट आंसर देता है। अगर ये प्रोटॉन होता तो साउथ की तरफ आ जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट प्रोटॉन के अपोजिट बनता है। तो नेगेटिव के लिए लोग अलग अलग रूल याद करते हैं, मत करें याद। आप एक ही रूल याद करें, स्टैंडर्ड रूल, जो कि पॉजिटिव चार्जेस के लिए बने हैं। जहां नेगेटिव चार्ज होगा अपने रूल के जवाब को उल्टा करो, किसी एक्स्ट्रा रूल को याद करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई है? सो इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ये वाला फिंगर समझ आ गई है? ये फिंगर चार्ज का मोशन, मिड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बट दैट इज इनवर्ड। तो देखो चार्ज का मोशन इनवर्ड, थंब इज डाउनवर्ड। तो अगर ये प्रोटॉन होता हम साउथ ले लेते, बट इलेक्ट्रॉन है तो रूल का जवाब उल्टा करूंगा, लिहाजा इट विल बी नॉर्थ। और नॉर्थ ठीक है, ऑप्शन जो भी ठीक है। आप जी दा 136 है खाना, ए सही है। 137 ऑन बोर्ड। हम डिस्कस कर रहे हैं द टर्न रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 3:1। इफ इनपुट करंट इज 9, व्हाट विल बी द आउटपुट करंट? तो जनाब आप जानते हो NS या IS बाय IP इज NP डिवाइड बाय N IP डिवाइड बाय IS इज इक्वल टू NS बाय NP। ये इक्वेशन याद है क्योंकि ट्रांसफार्मर में करंट और टर्न्स इनवर्सली रिलेटेड है। व्हाई दे आर इनवर्सली रिलेटेड? कोई आपसे पूछे व्हाई द नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट आर इनवर्सली इन ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द रीजन? शाबाश। पर ट्रांसफार्मर के द टर्न्स और द करंट इनवर्स रिलेशन वाले दें, टर्न्स कॉइल के ज्यादा करंट बकमशी। अजीब खबर ना था जी, क्या चेंज है? तो इनवर्स क्यों है, रीजन मांग रहा हूं ना। जी जी बोले नहीं जाना। पावर कॉन्स्टेंटेंसी इनवर्स रिलेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज है, नहीं ये भी गलत है। माता गोरी देखो, इधर देखो प्लीज, मेरे पास, मैं आपके सामने इस पेज पर टर्न्स बना रहा हूं। वायर मेरा वाखिस्त, मैंने वायर उठाया, मैं एक टर्न, दो टर्न, 3 टर्न बस वायर काट देता हूं। तो इसमें ज्यादा लेंथ यूज होगा, या मैं 30 टर्न बना लूं उसमें ज्यादा लेंथ यूज होगा। तो जब कॉइल के टर्न ज्यादा होते हैं तो उस वायर का लेंथ ज्यादा होता है, और जहां लेंथ ज्यादा वहां रेजिस्टेंस ज्यादा, और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम। तो वाई करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि जितना टर्न ज्यादा करते हो तो कंडक्टर का लेंथ भी, और कंडक्टर का लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम हो जाता है। पावर कांस्टेंट है, इट इज द रीजन ऑफ इनवर्स रिलेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, बट इट इज नॉट द रीजन ऑफ इनवर्स रिलेशन ऑफ करंट एंड टर्न। करंट और टर्न के इनवर्स रिलेशन का राज आपको पता चल गया। एनी हाउ, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझसे ये मांग रहे हैं, मुझे ये दिया है 9 और मुझे कहा कि ये टर्न रेशो 3:1 है। तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो IS इज 9/3 एंड इट इज 3 एम्पेयर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 138। फरमा क्या रहा है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन क्लोज लूप, अगर लूप क्लोज हो, ये है देखो, ये क्लोज लूप है, देखो बुरी खाना, ये क्लोज लूप है। तो जब मैं मैग्नेट को करीब ला रहा हूं तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बताओ इस क्लोज लूप में क्या क्या पैदा होगा? सिर्फ EMF पैदा होगा, या सिर्फ करंट पैदा होगा, या दोनों पैदा होंगे, या दोनों पैदा नहीं होंगे? कहें सर अगर ये ओपन होता तो ओपन में करंट पैदा नहीं होता, फिर हम सिर्फ EMF लेते। लेकिन अगर ये क्लोज लूप है तो EMF भी पैदा होगा और उस EMF से करंट भी पैदा होगा। सो इन दिस केस 138 में चूंकि क्लोज लूप है, और जहां क्लोज लूप हो तो इंडक्शन का आउटपुट दोनों होते हैं,
इंडक्शन से हमें करंट भी मिलता है और ईएमएफ भी मिलता है। तो करंट इज नॉन जीरो, एज वेल एज ईएमएफ इज नॉन जीरो। अगर मैं इसको क्लोज लूप के बजाय ओपन लूप कह दूं तो फिर ईएमएफ नॉन जीरो और करंट जीरो होगा। 139 डियर स्टूडेंट, और 138 के कम ऑप्शन ठीक हो, ऑप्शन डी सही था। 139 वर्किंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इन्वॉल्व्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या इन्वॉल्व है? करंट और वोल्टेज डायरेक्टली है? गलत है, इनवर्सली है। वोल्टेज और करंट डायरेक्टली है ना? वोल्टेज और करंट क्यों डायरेक्टली है? रेफरेंस बताओ। करंट और वोल्टेज इनवर्सली नो रेफरेंस है पावर कांस्टेंट है। अगर कोई कहे कि टर्न और वोल्टेज क्यों डायरेक्टली है? फेराडे लॉ। कौन सा लॉ? फेराडे लॉ। और करंट क्यों इनवर्सली है? बिकॉज द डायरेक्ट रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड लेंथ, द डायरेक्ट रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड लेंथ। आगे बढ़े, अब रिलेशन को देखते हैं। मनी रिलेशन गलत से खाना। दूसरा V और N डायरेक्टली है, फेराडे लॉ से बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी सही है। बट करंट और टर्न इनवर्सली है, अभी भी डिस्कस किया, तो बोथ बी एंड सी। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, यानी डी ठीक है। 140 रिलेशन क्या है? याद करना अच्छा है, बट रिलेशन का रीजन क्या है ये उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। बंदा रिलेशन याद नहीं करता, रिलेशन के पसे पर्दा इंफॉर्मेशन समझता है, तो फिर वो फिजिक्स सीख जाता है। फिर आप क्वेश्चन जितना भी मॉडिफाई करो उसका जहन काम करेगा। 140 आगे बढ़ते हैं। ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर एन अननोन मटेरियल इज ऑब्टेन एज इंक्लाइंड लाइन। मतलब ये है कि आप मोहतरमों को एक करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिया है, बट स्टेटमेंट कह रहा है कि शेप इंक्लाइंड आया है। अगर ये इंक्लाइंड आया है तो जो मटेरियल होगा दैट मस्ट बी ओहमिक। अब अवेलेबल मटेरियल में कौन सा ओहमिक है, हम एक एक पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन एल्यूमिनियम, बिल्कुल ओहमिक है, यही ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम इज अ मेटल और मेटल्स आर ओहमिक, तो ऑप्शन ए ठीक है। जर्मीनियम गलत है। सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर नॉन ओहमिक है, इंक्लाइंड नहीं आता। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, थर्मिस्टर आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, तो बी सी एंड डी आर रॉन्ग, वो ओहमिक नहीं है, तो करंट और वोल्टेज का ग्राफ इंक्लाइंड नहीं बनता। यानी ये ग्राफ इनमें से सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए बन सकता है। करेक्ट ऑप्शन ए है हमारा। 141 ऑन बोर्ड। एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स अ स्ट्रेंथ, इसको ऊपर डिस्कस कर लेता हूं, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन हमारा ये है 141, ये क्या फरमा रहा है? अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स अ स्ट्रेंथ E। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक पॉइंट है X, इससे दूर एक पॉइंट है Y, इससे दूर एक पॉइंट है Y। कहा गया है कि Y का जो फासला है वो A के फासले के डबल है, डबल फार अवे, यानी पॉइंट Y इज डबल फार अवे फ्रॉम X। अगर पॉइंट X पर इंटेंसिटी E है तो पॉइंट Y पर इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, याद है या नहीं? अब जब यहां तो E है, जब आपने Y तक गए और आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया? डबल, तो इसके साथ 2 लगाओगे तो स्क्वायर इसको क्या बना देगा? तो इधर 2 लगाओगे तो इसका स्क्वायर इधर क्या ले आएगा? 4। इट मीन के अगर X पर E होगा तो इसके डबल डिस्टेंस पर ये E नहीं बल्कि E/2 भी नहीं बल्कि क्या होगा? E/4, बिकॉज सिंगल चार्ज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट ऑफ इवल्यूशन। तो हमारे स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 142 एक टेस्ट चार्ज है 10 कूलम का, 1000 न्यूटन उस पर फोर्स लगा है, तो बताइए प्लीज, फोर्स लगा है 1000, टेस्ट चार्ज की वैल्यू है 10 कूलम, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल? कैन यू टेल मी प्लीज, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल? बता सकते हो? बहुत खूब, आप कहें सर ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बुक में टॉपिक है, सिलेबस में शामिल है, और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल आपने प्रूव किया था कि इट इज इक्वल टू, तो आप ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मालूम कर रहे हो, यानी आप माइनस E मालूम कर रहे हो, तो माइनस की जगह माइनस,
but E is force per unit charge. तो माइनस की जगह माइनस, and it is 1000 divided by 10 and it is minus 100 units. It is a minus 100 units. Gradient of potential is equal to minus E. अब ये कहाँ से आया? ज़ूमिद लरम से इंशाल्लाह ताला बनदर जी। डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा R आता है आपको। डेल्टा V बाय डेल्टा R इज इक्वल टू माइनस E। इस चीज को ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज माइनस E। बाकी वैल्यूज पुट करो। करेक्ट ऑप्शन बी है ना? ये सही है ना? बी दे ख्याल ने और टर्न टू, हाँ बिल्कुल भी सही है। हमारा अगला मरहला है 143। 143 आपके लिए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज F ड्यूरिंग वैक्यूम, यानी दो चार्जेस हैं, ये एक चार्ज ये दूसरा चार्ज, और दरमियान में इनके कुछ भी नहीं, यानी वैक्यूम है, तो फोर्स F है। फिर आपने क्या किया? फिर वही चार्ज है और उसी चार्ज के माबेन अब आपने एक मीडियम लॉन्च कर दिया और मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है। तो बताओ अब यहां जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यूरिंग मीडियम क्या होगा? तो सोचने वाले गलत हो जाएंगे इधर और सोल्यूशन करने वाले जीत जाएंगे। मीडियम का फोर्स वैक्यूम या एयर का फोर्स डिवाइड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी याद ही। इससे तो इतने ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होते हैं तो आपको डेफिनेटली याद होगा। अच्छा, मीडियम का फोर्स मालूम करवा रहे हैं, एयर का जो फोर्स है उसे F कहा गया है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड है, जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट F डिवाइड बाय एप्सिलॉन। इट इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द ऑप्शन अवेलेबल इज ऑप्शन सी। कौन सा ठीक है? सी ठीक है ना? ओके डियर स्टूडेंट्स, 144 आर यू। दो बल्ब दिए हैं सर्किट में, आपको एक सर्किट बताया है और सर्किट कौन सा है? सीरीज है का पैरेलल है? हाँ, ये सीरीज सर्किट है और इस सीरीज सर्किट में फरमा रहे हैं कि ये बल्ब 1 है, ये 2 है, ये 100 ओहम का है, ये 200 ओहम का है। तो इस सर्किट के बारे में अवेलेबल ऑप्शन क्या है? सो माय डियर स्टूडेंट, सीरीज में पावर का फार्मूला होता है I²R, और जिसका याद रखो, जिसका पावर ज्यादा उसका ग्लो ज्यादा, उसका ग्लो ज्यादा, पावर ज्यादा तो ग्लो ज्यादा। तो ग्लो देखेंगे, अगर पावर देख लो। अब देखो सीरीज में ये फार्मूला है, इट मीन जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका पावर, और जिसका पावर ज्यादा होगा दैट उसका ग्लो भी। तो जनाब सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा तो उसका पावर ज्यादा, और अगर उसका पावर ज्यादा तो उसका ग्लो ज्यादा, उसका ग्लो ज्यादा। तो कौन सा ठीक है शाबाशी? द ग्लो ऑफ 1 इज लेस देन द ग्लो ऑफ 2। यो ऑप्शन रीड टू नोखा भाई। पावर ग्लो 1 इज ग्रेटर देन ग्लो 2 हराम है। पावर दोनों का सेम है, जब रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो पावर सेम नहीं हो सकता। तो ग्लो 1 इज लेस देन ग्लो 2, यही ऑप्शन सबसे बेहतरीन है। ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 145। 145 आपके लिए फोर्स पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस एज, ऑल ऑफ दीज जानते हो ना भाई? फोर्स पर यूनिट चार्ज तो न्यूटन पर कूलम, एक यूनिट ए ठीक हो गया। अब मैं इसको न्यूटन मीटर पर कूलम मीटर लिख सकता हूं, कोई बात नहीं, मीटर ऊपर नीचे लिख दो, बट न्यूटन मीटर जॉल बन जाता है तो जॉल पर कूलम मीटर, सी भी ठीक हो गया। ये हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया ऑप्शन सी, लेकिन जॉल पर कूलम इज वोल्ट और वोल्ट पर मीटर ये हो गया ऑप्शन बी। तो ए बी सी तीनों फोर्स पर यूनिट चार्ज के यूनिट हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज मीन ऑप्शन डी। 146 अप्लाई करते हैं। कैपेसिटर इज चार्ज अप टू 200 कूलम, ठीक है। अगर मैं कहूं कि Q इज इक्वल टू CV, इस फार्मूले में ये Q क्या है? इट इज द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर चार्ज। अगर मैं कहूं ये 200 कूलम है तो इसका क्या मतलब होगा कि क्या एक प्लेट पर 200 कूलम है, या दोनों प्लेट पर 200-200 है, या एक पर 100 है दूसरे पर 100 है? याद रखना, जब 200 कूलम इस फार्मूले से आता है
तो इसका मतलब है कि प्लेट नंबर 1 पर 200 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट नंबर 2 पे 200 कूलम माइनस चार्ज है, 200 कूलम नेगेटिव चार्ज है। तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे और हमारे ऑप्शन है 146 के 100 कूलम गलत है, 200 कूलम हर प्लेट पर है, ये बात सही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी टोटल चार्ज जो आता है इस इक्वेशन से वही चार्ज प्लेट 1 पर भी होगा, वही चार्ज प्लेट 2 पर भी होगा, बस एक प्लेट पर पॉजिटिव होगा तो दूसरे प्लेट पर नेगेटिव होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट 147 क्या इरशाद फरमा रहे हैं? व्हाट विल बी द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्टेड पैरेलल टू इट? क्या होगा? ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है शाबाश? ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। आप प्लीज साथ दीजिए। अगर मैं कहूं कि मैं इसमें एक प्रोटॉन इधर से फेंक रहा हूं ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलरली, व्हाट विल बी द ट्रैजेक्टरी? सर्कुलर। जब भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंकोगे द ट्रैजेक्टरी इनसाइड विल बी circular, because in this case the magnetic force play the role of centripetal force and the charge will start motion in circle, and the title of the topic is circular trajectory of charge particle in magnetic field. बुक में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक है soon after force on moving charge in magnetic field। लेकिन क्वेश्चन में धोखा दिया है, प्रोटॉन को परपेंडिकुलर नहीं फेंका कि मैं सर्कल ले लूं, प्रोटॉन को पैरेलल फेंका है और पैरेलल मीन इस तरफ फेंका है तो वेलोसिटी इस तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल मूवमेंट पर कोई फोर्स अप्लाई तो इट मीन के इस प्रोटॉन पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जब फोर्स होगा ही नहीं तो ये बेंड ही नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा तो इसकी ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन होगी, बट ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम क्या लेंगे? नन ऑफ दिस। क्या लेंगे शाबाश? जब फोर्स 0 होता है तो ट्रैजेक्टरी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन, but there is no straight line available, so the correct option is option D होगा। तासो पोएट्री खाना why the force is 0? शाबाश, why the force is 0? बच्चों वाला जवाब तो दे सकते हो ना, QVB sin थीटा, और एंगल 0 है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल, और sin 0 से 0 तो फोर्स 0। दादा माशुमानो जवाब दे, एक्चुअल जवाब क्या है शाबाश? खैर आप छोटे हो ना तो मेरा जवाब क्या होगा मैं वो दूंगा। याद रखना मैग्नेटिक फोर्स तब बनता है जब दो मैग्नेटिक फील्ड मिक्स हो जाएं और एक जगह पर उनमें कैंसलेशन हो और एक जगह पे सपोर्ट हो। जब चार्ज पैरेलल जाता है तो मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपस में इस तरह मिक्स ही नहीं होते कि एक जगह वो कैंसिल हो जाए और एक जगह वो सपोर्ट हो जाए। तो अगर मैं कहूं व्हाई द फोर्स इज 0 ऑन पैरेलल मूविंग चार्ज, तो इसका थ्योरेटिकल आंसर है कि सर साइन 0 इज 0, बट इसका कॉन्सेप्चुअल आंसर ये है because in parallel movement of charge particle there is no cancellation and no support of two magnetic fields। दो मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी पोर्शन आप इसमें ना कैंसिल कर सकता है और ना सपोर्ट कर सकता है। कैसे? तो ट्राई करें, आपको पता चल जाएगा। 148 फॉर यू। हमारा अगला क्वेश्चन है, फरमा रहे हैं when proton and alpha particle are projected normally in same, देखो नॉर्मली मीन यहां से आप फेंका है तो आप समझ गए कि अंदर सर्कल बनेगा और सर्कल का क्या होता है? रेडियस होता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी चार्ज पार्टिकल को सेम स्पीड से फेंका गया हो तो रिलेशन याद रखिए, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब बताओ अल्फा और प्रोटॉन में किसका मास ज्यादा है? बोले शाबाश, अल्फा का मास 4 टाइम ज्यादा है। अल्फा का मास, क्योंकि एक अल्फा में 4 पार्टिकल्स होते हैं, एक अल्फा में 4 पार्टिकल्स होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो मास इसका अल्फा का मास 4 टाइम ज्यादा है और मास 4 टाइम ज्यादा है लेकिन चार्ज 2 टाइम ज्यादा है। तो चार्ज का पलड़ा कम है, मास का पलड़ा ज्यादा है, लिहाजा द रेडियस ऑफ अल्फा विल बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ प्रोटॉन। बिना सोल्यूशन के जज कर सकते हो। सॉल्व करना चाहो तो ये फार्मूला है, आर ऑफ अल्फा, आर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो, यू विल गेट 2:1। 2:1 मिलेगा आपको, यानी आर अल्फा बाय आर पी इज 4m/2e और इट इज e बाय m, e कैंसिल, mm कैंसिल, इट इज 2:1 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा आर अल्फा इज डबल ऑफ आर पी,
यानी अल्फा वाला रेडियस प्रोटॉन वाले रेडियस के डबल है, यानी अल्फा वाला ज्यादा है और प्रोटॉन वाला कम है। तो आर अल्फा इज ग्रेटर देन आर पी। द सूटेबल आंसर, करेक्ट ऑप्शन क्या है जनाब? जी सही है। 149 आपके लिए डिस्कस हो रहा है। इस फिगर में चार्ज पार्टिकल किस तरफ जाएगा? तो डॉट्स किस तरफ होते हैं शाबाश? द डॉट्स मीन द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। तासो गोरी वर्ता खानम, ये डॉट्स हैं और ये लाइन ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब यहां से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है। तो स्टार्टिंग मोड में जो क्वेश्चन आपको समझाया इलेक्ट्रॉन से, वही रूल है। फर्क सिर्फ ये है कि जो रूल से आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। रूल को अपोजिट करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये फिंगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज, तो ये देखो इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो मैं मिड फिंगर को बाहर रखूंगा। ये देखो मैंने मिड फिंगर बाहर कर दिए। ये वाला चार्ज का मोशन, ये आउटवर्ड, तम किस तरफ आ रहा है? इट मीन दिस चार्ज विल बेंड टुवर्ड्स साउथ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज साउथ। साउथ ही ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही है डियर स्टूडेंट। अच्छा, 150 ऑन बोर्ड। द मैक्सिमम फोर्स ऑन 5 मीटर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग 2 एम्पियर इज 20 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ? क्या होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ? ऑप्शन नन ऑफ दीज। देखो मैक्सिमम फोर्स दिया है 20 न्यूटन, बट मैक्सिमम इज ILB इज 20, और आपसे B मांग रहे हैं, तो B इज इक्वल टू 20 बाई IL, और 20 करंट 2 और L 5, तो इट इज 2, लेकिन द यूनिट इज टेस्ला, इट इज नॉट गाज। इस फार्मूले से आने वाला यूनिट गाज नहीं होता, क्या होता है? टेस्ला। गाज में ये वैल्यू कुछ और होती है। तो जिसने सिर्फ 2 मालूम किया है वो भटक गया है, समझ आ गई है। और जिसने 2 के साथ यूनिट को भी ध्यान दिया है तो भटक नहीं गया, उसका आंसर क्या होगा? नॉन होगा, क्योंकि 2 गाज गलत है, 2 टेस्ला ठीक है। समझ आ गई है। एंड 2 टेस्ला कितने गाज के बराबर होता है? शाबाश, 2 इंटू 10⁻⁴। यानी आप ऐसा लिख सकते हो कि सर 1 टेस्ला 10 का पावर 4 गाज है, तो ये 2 टेस्ला, तो 2 इंटू 10⁻⁴ गाज। अगर ये ऑप्शन में होता तो ठीक होता, और अगर ये नहीं है, गाज यूनिट के साथ ये वैल्यू नहीं है, तो सारे गलत हैं। 2 के साथ टेस्ला होना चाहिए, 2 के साथ गाज, तो करेक्ट ऑप्शन है नॉन, और डी सही है खानानुम। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 151 प्लीज। लेट मी सॉल्व 151 फॉर यू। एंड 151 फरमा रहा है, बोथ द कंडक्टर्स वेल, क्या करेंगे? दबा ट्रेक कई करी पहल कई बार, सीधी सी बात है। इनके दरमियान अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहे हो तो रिपेल, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो अट्रैक्ट। अब देखो मैं ड्रा करूंगा, यहां से करंट जो है नीचे है, हाँ बिल्कुल, इधर करंट डाउनवर्ड है और इधर करंट अपवर्ड है, तो मैं रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड डिजाइन करूंगा। ये तम करंट का है, तो मैं देखो ये तम करंट को दे रहा हूं, तो मेरी उंगलियां ऐसे इस तरह आ रही है या नहीं? इट मीन मैग्नेटिक फील्ड इस तरह टर्न करेगा, करेगा या नहीं? यानी इधर से जा रहा है, इधर से पलट कर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1 इज आउटवर्ड, किस तरफ है? इस मिड में ये आउटवर्ड है। अब ये तम देखो, तम इसके साथ मिला रहा हूं करंट के साथ, तो मेरी उंगलियां इधर अंदर जा रही हैं। इट मीन मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, इधर से जा रहे हैं, इधर से निकलेगा, तो इट इज आल्सो आउटवर्ड। और जब मिड में दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाएं, तो फिर वो एक दूसरे को क्या करते हैं? दे रिपेल ईच अदर। अगर मिड में ये डायरेक्शन अपोजिट आ जाते तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये क्यों होता है? कहानियां लंबी हैं, आपने MCQ करने हैं तो आप कर सकते हो। हमारा पहला ऑप्शन ठीक है, 151 में ए ठीक है। 152, व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर? इस कंडक्टर का कंडक्टेंस जानते हो? तासुबा अवल आर मालूम की मुसलमानों, R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I, जानते हो ना? R इज इक्वल टू V बाय I। वोल्टेज कितना है? 100। करंट कितना है? तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? अब कंडक्टेंस इज 1 ओवर रेजिस्टेंस, तो 1/10, इट मीन 0.1, लेकिन ओहम इनवर्स। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है। 153, द एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज दिस एंड दिस। व्हाट इज द कैपेसिटेंस? तो जनाब आला
आपको फार्मूला याद है, एनर्जी इज हाफ CV²। जानते हो ये फार्मूला? ये फार्मूला है हाफ CV² एनर्जी इन कैपेसिटर का। तो एनर्जी हमें मिला है 32, ये 2 इधर ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। C जानना चाहते हैं 8², 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64। तो 64 और 64 इट मीन C इज इक्वल टू 1 फेराड। कितना आता है? 1 फेराड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे यूनिट्स क्या हैं? माइक्रो फेराड। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? शाबाश, आंसर क्या होगा? आप ए लोगे? ए लिया है? नहीं लिया। माइक्रो का तो आपने पहले ही ऑप्शन ठीक किया, तो ये तो गलत नहीं किया। अब बताओ शाबाश, ये गलत किया है? कोई बात नहीं, जो माइक्रो की के केल का एक्सपर्ट है उसने गलत किया है। द एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर आर 32 जॉल एंड दिस वन जनाब 1 टीकता लेकिन फेराड में। इन्होंने माइक्रो लिखा है तो आंसर हराम हो गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ शाबाशी? डी है और नॉन है जनाब। यूनिट्स की केयर करें और जल्दी का काम आपका और शैतान का। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है 100 एंड रकम यो क्वेश्चन हो 154। लेट मी एक्सप्लोर 154। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर, मेरे ख्याल में ठीक है, आप सब जानते हैं ये Q इज इक्वल टू CV जानते हो। तो ये चार्ज किस चीज पर होता है? ये चार्ज कहाँ स्टोर होता है मुसलमानों? कैपेसिटर पर। ये वोल्टेज किस चीज में होता है? तो ये इक्वेशन बता रहा है कि ये पोटेंशियल भी स्टोर करता है, चार्ज भी स्टोर करता है, और ये फार्मूला बता रहा है कि मोहतरम कैपेसिटर एनर्जी भी स्टोर करता है। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है, ऑल आंसर है ऑल ऑफ दीज, और ऑप्शन है डी। अच्छा 155 प्लीज। 155 फरमा रहा है टू कैपेसिटर हैविंग सेम स्ट्रक्चर, यानी फिजिकल कंडीशन सेम है, एरिया ऑफ द प्लेट सेम है, गैप बिटवीन प्लेट सेम है, सब कुछ सेम है, बट एक में डाई इलेक्ट्रिक नहीं है और एक में डाई इलेक्ट्रिक है। तो आप सिंपल बात करें कि सर कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, याद है ना? तो जिसमें डाई इलेक्ट्रिक नहीं होगा वहां परमिटिविटी कम तो कैपेसिटेंस कम, और जिसमें डाई इलेक्ट्रिक होगा तो वहां परमिटिविटी ज्यादा तो कैपेसिटेंस ज्यादा। तो सिंपल खबर अदा कि C1 इज लेस देन C2, क्योंकि C1 में कोई डाई इलेक्ट्रिक तो परमिटिविटी कम कैपेसिटेंस कम, और इसमें डाई इलेक्ट्रिक है तो परमिटिविटी ज्यादा कैपेसिटेंस ज्यादा। अब ये किस ऑप्शन में मौजूद है? सी ऑप्शन सही देखा। हमारा अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 156, और वो क्या है जनाब? करेक्ट इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो आप जानते हो F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, जानते हो या नहीं? फार्मूला है, आप इसको इस तरफ ले आओ तो F बाई QVB इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये ऑप्शन बी है या सी है? ये सी में है या बी में है? मना ये बी में है, तो बी तो ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड को उल्टा करूं और इसको भी उल्टा करूं, कर सकता हूं, तो इट विल बी QVB बाई F, और ये 1 ओवर साइन थीटा, बट 1 ओवर साइन थीटा इज कोसाइन थीटा। मेरी बात समझ गए हो? तो इट इज QVB बाई F इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। मेरी बात समझ गए है ना? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी भी ठीक है और ऑप्शन बी भी ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 157। 157 डियर स्टूडेंट, हमारे लिए क्वेश्चन का आइडिया क्या है देख के बताता हूं। चार्ज इज एक्चुअली, चार्ज क्या है? फिजिकल क्वांटिटी तो है ना, लेकिन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? पहली बात ये तो कंफर्म है कि चार्ज इज स्केलर। तो बेस है या डिराइव्ड है? बेस है ना। चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। मुसलमानों बेस तो 7 है, उसमें चार्ज का नामो निशान भी नहीं है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लाइट इंटेंसिटी, इसके अलावा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल वो सप्लीमेंट्री, बाकी जितने भी हैं ऑल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड। तो चार्ज इज डिराइव्ड एंड स्केलर, करेक्ट ऑप्शन इज डी या डी। कमी हो बी सही है। 158, that's the way. If the charge density on infinite sheet is this one, what will be the intensity around it?
तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का फार्मूला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। और माय डियर स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन क्या है? इट इज 10 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और ए पकी बिल्कुल सही है। 159 फॉर यू। फरमाया जा रहा है अगर डाई इलेक्ट्रिक ले लें यानी कोई मीडियम ले लें तो बताओ के की वैल्यू फॉर डाई इलेक्ट्रिक क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि के इज 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बट इट इज फॉर एयर, इट इज फॉर and it is maximum. It is permittivity of air is minimum and Coulombic constant of air is maximum. Air में permittivity minimum लेकिन Coulombic constant maximum, क्योंकि permittivity और इसका आप इसमें कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। K is inversely proportional to permittivity। तो एयर के लिए ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम। इसका मतलब है कि अगर एयर के लिए ये वैल्यू है और ये मैक्सिमम है तो बाकी मीडियम के लिए इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर डाई इलेक्ट्रिक प्लीज। इट इज फॉर डाई इलेक्ट्रिक इट विल बी लेस देन 9 into 10⁹ ऑप्शन सी सही दिखाना। 160 ऑन द बोर्ड। और ये है लेंज लॉ एक्सप्लेन्ड विच रिलेशन। कौन सा रिलेशन लेंज लॉ ने एक्सप्लेन किया है इसमें? EMF is directly proportional to change in flux। EMF मिसिंग है ऑप्शन में, ए में EMF मिसिंग है। EMF is directly proportional to delta flux। ये लेंज ने एक्सप्लेन किया था फेराडे ने, फेराडे लॉ ने। दूसरा भी फेराडे लॉ, ये तीसरा भी फेराडे लॉ। लेंज लॉ ने रिलेशन एक्सप्लेन ही नहीं किया, उसने तो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन फैक्ट और नेगेटिव साइन एक्सप्लेन किया। तो नन ऑफ दीज। 161 इन अ कॉइल ऑफ 3 टर्न्स अगर इंड्यूस EMF 27 है और 1 सेकंड में आया तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? तो EMF इज N डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये तो 1 हो गया, आराम से स्किप कर दो। ये जो है 3 है और ये 27 है, ये जानना है। तो डेल्टा फ्लक्स इज 27 by 3 एंड द आंसर इज 9 वेबर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स 162। उम्मीद करता हूं कि आपके ठीक होंगे। If current in a conductor is along normal to the page, 3-4 दफा रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन ये सिर्फ टेस्ट में रिपीट नहीं हुआ। आप पास पेपर देखोगे तो कई बार द सेम क्वेश्चन, वर्डिंग चेंज और फिगर वाइज आया है लेकिन आइडिया सेम। द आइडिया इज इंपॉर्टेंट। यानी आप ऑब्जर्वर हो, आप पेज को देख रहे हो और पेज से करंट बाहर आ रहा है, तो आपके लिए पेज पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते हो। एक पल के लिए रुक जाएं। ये कंडक्टर ले लेता हूं और ये मेरा पेज है और मेरा पेज से करंट, देखो करंट बाहर आ रहा है, यानी इस पेज से करंट बाहर आ रहा है। तो इस करंट के गिर्द मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी? तो आप कहें सर आप अपना अंगूठा, अपना थंब करंट के नाम कर दे, तो देखो मेरी उंगलियां इस तरह टर्न कर रही है ना, मेरी उंगलियां ऐसे है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे ऑब्जर्वर हो तो आपके लिए ये वाला डायरेक्शन क्या है? एंटी-क्लॉकवाइज। So if for each and every observer looking at the page, अगर आप कंसिडर करें कि करंट बाहर आ रहा है, for everyone the turns are anti-clockwise, so it is anti-clockwise। मेरी बात समझ गए हैं? थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।